दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और उसमें एक चैलेंज क्वेश्चन दिया गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम अकबर ने क्या रखा था। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद, और अकबर ने उसे आगरा ले जाकर उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। इस तरह से याद नहीं रहे तो आप एक लॉजिक याद रख लो कि हिंदू समुदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, राम की, और ये मुस्लिम समुदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, पीर की। तो अकबर मुस्लिम था, इसलिए उसने राम से नाम क्या रख दिया, पीर रख दिया, यानी राम प्रसाद का क्या हो गया, पीर प्रसाद हो गया। और आज हमें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए मुख्य सैन्य अभियानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, कल के वीडियो में हमने अंत में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी के मैदान से, कहां से, हल्दी घाटी के मैदान से सीधे कहां चले गए थे, ये हमने पढ़ा था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डेट कितनी है, 21 जून 1576 को यहां से प्रताप रवाना हुए थे, यानी घायल अवस्था में प्रताप थे, उनके साथ उनका घोड़ा था और यहाँ एक नाला था और यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था बलीचा, जो कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। तो इस बलीचा नामक गांव में नाले को पार करते समय प्रताप के घोड़े चेतक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर इस चेतक का क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, समाधि स्थल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। इसी बलीचा नामक गांव में भारतीय प्रबंध संस्थान IMI की स्थापना की गई थी, जो राजस्थान की एकमात्र संस्थान मानी जाती है। उसके बाद प्रताप कहाँ पहुंचते हैं, कोल्यारी नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर अपना क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। और यहां से सीधा कहां जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हैं। यानी अब सवाल ये उठता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहां गए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए थे। ध्यान देना है दोस्तों, महाराणा प्रताप कहां चले गए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए थे। अब ये क्या है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है और इसके चारों तरफ ये क्या है, इसका परकोटा है। परकोटा क्या होता है, दुर्ग के चारों ओर बनाई जाने वाली ऊंची दीवार परकोटा कहलाती है, जो कितना किलोमीटर लंबा है, 36 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 36 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है। इस कारण इस दीवार को, यानी इस परकोटे को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की महान दीवार कहते हैं। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, महीचंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, और महीचंद्रपुर दुर्ग के अलावा इसको एट्रस्कन दुर्ग भी कहा जाता है, जो किसने नाम दिया था, कर्नल जमशेद टोड ने। वहीं इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के शरीर पर जो पगड़ी रखी हुई होती है वह पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का
जन्म भी हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ चले गए थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए थे। तो अब अकबर है वह प्रताप के विरुद्ध कहाँ अभियान भेजेगा? कुंभलगढ़ भेजेगा। दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में मिर्जा राजा मान सिंह की हार हो गई थी, उसके साथ आसफ खां की भी हार हो गई थी। अब जब मिर्जा राजा मान सिंह वापस से अकबर के पास गया तब अकबर ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और कुछ समय के लिए उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, यानी दरबार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कुछ समय बाद अकबर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद वह उससे नाराज हो गया था और कुछ समय के लिए मिलने से मना कर दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर के विरुद्ध भेजे गए मुख्य सैन्य अभियान कौन कौन से हैं। आज का जो दोस्तों हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि महाराणा प्रताप ने किस भील सेनापति को राणा लगाने की इजाजत दी थी, यानी एकमात्र भील सेनापति कौन था जिसे महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाजत दी थी। इसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। और जो कल चैलेंज क्वेश्चन दिया गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम अकबर ने क्या रखा, तो सारे विद्यार्थियों ने जवाब क्या दिया? राम प्रसाद। राम प्रसाद रोंग है, पीर प्रसाद होगा। कोई बात नहीं, गलत होता है, जो पढ़ते हैं उसी का गलत होता है, जो कभी पढ़ते ही नहीं तो उनका क्या गलत है क्या सही। पढ़ने वाला विद्यार्थी फेल होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी पास होता है। इसलिए निराश नहीं होना है और देखो कि कमी कहाँ रही है और जो कमी रही है उसमें सुधार करो और निराश होने की बजाय और अधिक जोश व जुनून के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाओ। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैन्य अभियान, सैनिक अभियान भी बोल सकते हो और सैन्य अभियान भी बोल सकते हो, ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले तो हम उसी हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा कर लेते हैं, यानी प्रथम जो सैन्य अभियान है वह कौन सा था। सबसे पहले तो अकबर ने प्रताप के पास कुछ संधि प्रस्ताव भेजे थे जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। जम्मा भाटो जैसे जलाल खा कोरची, माँ से मान सिंह, वैसे भगवंत दास और टो से टोडरमल। लेकिन जब संधि प्रस्तावकों से बात नहीं बनी तब अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजने शुरू कर दिए। और सबसे पहला जो सैन्य अभियान भेजा गया वह कब भेजा गया था? 1576 ईस्वी में। यह जो सैन्य अभियान भेजा गया यह दो व्यक्तियों के नेतृत्व में भेजा गया था, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम था आसफ खां। इन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में भेजा गया था। कभी 18 जून 1576 ईस्वी को, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ था जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इसे ही गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, इसे ही खमनोर का युद्ध कहते हैं, इसे ही हाथियों का युद्ध कहते हैं, इसे ही रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं, इसे ही मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। और इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। यानी वैसे देखा जाए तो इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा गया है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वह तो इस युद्ध को क्या कहता है? अनिर्णायक युद्ध कहता है। लेकिन नवीन जो इतिहासकार है, यानी हम कह सकते हैं आधुनिक इतिहासकार,
या हम कह सकते हैं नवीन शोधों के अनुसार ये बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। तो सबसे पहले तो अभियान भेजा गया कौन से मैदान में? हल्दी घाटी के मैदान में। उसके बाद दूसरा जो अभियान भेजा गया था वह भेजा गया मिर्जा राजा मानसिंह, उनके पिता, ये वही मानसिंह प्रथम है। भगवंत दास को भगवान दास भी कहा जाता है, और कुतुबुद्दीन को, यानी इन तीनों का आक्रमण होता है। कुतुबुद्दीन खां का आक्रमण। दूसरा जो सैन्य अभियान वो कौन सा है? मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास व कुतुबुद्दीन खां का आक्रमण किया जाता है। कभी 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को। इसी वर्ष होता क्या है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप तो कहां चले जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जो अकबर है वह इन तीनों सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना कहां भेजता है? गोगुंदा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो इन तीनों के नेतृत्व में सेना कहां आती है? गोगुंदा पर आती है आक्रमण करने के लिए। कब? 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को। और इन तीनों की सेना है वह गोगुंदा पर अपना क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। क्या कर लेती है? गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है। ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद अकबर भी यहां पर आया था। ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद अकबर भी यहां पर आया था। और ये कहा जाता है कि अकबर नवंबर 1576 ईस्वी में मेवाड़ आया, और आते ही उसने उदयपुर पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये आगरा है और यहां से कौन रवाना हुआ? अकबर रवाना हुआ, और कहां पहुंचा? मेवाड़ पहुंचा। यहां से अकबर रवाना हुआ और कहां आया? मेवाड़ आया। और मेवाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है उदयपुर। उस पर आक्रमण करके अकबर ने उदयपुर पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? अकबर ने। कभी? नवंबर 1576 ईस्वी को। नवंबर 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करे उदयपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और उसने उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? मुहम्मदाबाद रख दिया था। किसने? अकबर ने। ये वही उदयपुर है जिसे 1559 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। और ये वही उदयपुर है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि अकबर मेवाड़ कब आया? नवंबर 1576 ईस्वी में। उसने किस पर अधिकार किया? उदयपुर पर अधिकार किया। उदयपुर पर अधिकार कर उसने उदयपुर का नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद रखा। ये वही उदयपुर है जिसे 1559 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया था, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, देखो ध्यान रखना है, सवाल ये उठता है कि उदयपुर का प्रशासन अकबर ने किसको सौंपा था? देखो उदयपुर का प्रशासन है अकबर ने दो व्यक्तियों को सौंप दिया, जिसमें एक का नाम तो था फखरुद्दीन और दूसरे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। इन दोनों को उदयपुर का प्रशासन सौंप कर अकबर कहां चला गया था? पुनः चला गया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसके बाद अकबर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी गया।
कहाँ गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी गया, जहां पर बांसवाड़ा में शासक था रावली प्रताप सिंह। कौन था? प्रताप सिंह। और डूंगरपुर में शासक था आसकरण। इन दोनों ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? डूंगरपुर के शासक आसकरण ने और बांसवाड़ा के शासक रावले प्रताप सिंह ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि उदयपुर के बाद अकबर हल्दी घाटी को देखने के लिए भी गया था। उसने नाथ द्वारा और मुहिम में लगभग 30,000 सैनिक छोड़ दिए थे। किसने? अकबर ने। अब देखो, सबसे पहला तो अभियान 1517 में हल्दी घाटी के मैदान में। दूसरा अभियान मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में कहां पर? गोगुंदा पर। गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद इन्होंने भी पता है किसको यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? मुजाहिद बेग खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। फिर कौन आया? अकबर आया। कब? नवंबर 1576 में। कहाँ अधिकार किया? उदयपुर। उदयपुर का नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। यहाँ का प्रशासन किसको सौंपा? फखरुद्दीन और जगन्नाथ कछुआ को। फिर यहाँ से कहा गया? हल्दी घाटी देखने के लिए गया। फिर कहाँ गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर में आसकरण ने और बांसवाड़ा में रावल प्रताप सिंह ने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार से यहां से जाने के बाद वह अपने साथ मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां को तो ले गया और गोगुंदा का प्रशासक यानी सूबेदार किसको बनाकर चला गया? मुजाहिद बेग खां को यहाँ का प्रशासक बनाकर चला गया। अब देखो दोस्तों आगे क्या होता है, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों आगे क्या होता है, मुजाहिद बेग खां को गोगुंदा का सूबेदार बनाने के बाद अकबर मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां के साथ वापस कहां चला गया? अकबर चला गया। अब पीछे से क्या होता है, देखो ये अपना मेवाड़ है, ये तो अपना क्या है चित्तौड़, जिस पर पहले से ही अकबर का अधिकार हो चुका था। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र है, ये गोगुंदा का क्षेत्र है, जिस पर अकबर ने अधिकार करवा लिया और यहाँ का सूबेदार किसको बना दिया? मुजाहिद बेग खां को। यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में वर्तमान में कौन है? प्रताप है। कौन है? प्रताप है। तो जैसे ही अकबर यहाँ से चला जाता है तो प्रताप की सेना कहाँ जाती है? गोगुंदा जाती है और मुजाहिद बेग खां को मार देती, यानी उसकी हत्या कर देती है। यानी मेवाड़ी सेना ने मुजाहिद बेग खां की क्या कर दी? हत्या कर दी और गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। इस बात से नाराज कौन हो जाता है? अकबर हो जाता है। तो अकबर है, इसके बाद 3 लोगों को प्रताप के विरुद्ध भेजता है। वो 3 लोग कौन कौन है? जिसमें एक का नाम है साहेबाज खां, मीर बख्शी साहेबाज खां। दूसरे का नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना, और तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है जगन्नाथ कछुआहा। क्या नाम है? जगन्नाथ कछुआहा। इसमें जो साहेबाज खां है वह एक ऐसा मुस्लिम सेनापति है जिसने मेवाड़ पर सबसे अधिक बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 3 बार। यानी मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था? साहेबाज खां था, जिसने कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान ए खाना को। फिर किसको भेजा? जगन्नाथ कछुआहा को भेजा गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो अब देखो हमारा जो पॉइंट आता है क्या आता है? साहेबाज खां का मेवाड़ पर आक्रमण। देखो दोस्तों, साहेबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे। साहेबाज खां का मेवाड़ पर
आक्रमण। और कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार किए। सबसे पहला आक्रमण तो किया था 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को। जो दूसरा आक्रमण किया है वह किया है 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को। और जो तीसरा आक्रमण किया है वह किया है 15 नवंबर 1579 ईस्वी को। देखो इसमें जो 15 तारीख है वो कॉमन है। क्या है? 15 तारीख कॉमन। सन कम पूछा जाता है, डेट ज्यादा पूछी जाती है कि मिलान कीजिए, शाहबाज खां के आक्रमणों का मिलान कीजिए। 15 अक्टूबर पहला आक्रमण, दूसरा 15 दिसंबर और तीसरा 15 नवंबर 77, 78 और 79 ईस्वी में। ध्यान रखो 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 77, 78, 79 में शाहबाज खां आया, 80 में अब्दुल रहीम खान आया और 82 में दिवेर का युद्ध हुआ और 84 में जगन्नाथ कछुआ आया था। तो सबसे पहले शाहबाज खां ने पहला आक्रमण कब किया? 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को आक्रमण किया था। हुआ क्या था? गोगुंदा पर मेवाड़ी सेना ने मुजाहिद बेग खां की हत्या कर दी और अधिकार कर लिया था। अब होता क्या है, ध्यान रखना है कि गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद ही अकबर क्रोधित हो जाता है और अकबर शाहबाज खां को एक बड़ी सेना देकर, यानी विशाल सेना देकर प्रताप के विरुद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, जिसमें सबसे पहले शाहबाज खां किस पर अधिकार करता है? केलवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। और केलवाड़ा पर अधिकार करने के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा डालता है। कौन से दुर्ग का घेरा डालता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा डालता है। कौन? शाहबाज खां। जैसे ही प्रताप को इस बात की जानकारी मिलती है कि शाहबाज खां एक विशाल सेना लेकर आ रहा है, तो प्रताप है इस किले की रक्षा का भार, ध्यान रखना है, उदय सिंह सोनगरा, ध्यान रखना है पूरा का पूरा, उदय सिंह सोनगरा। और ये एक व्यक्ति और रहता है जिसका नाम है राव भान। हालांकि ये राव भान कहाँ था? केलवाड़ा में था। इन दोनों को किले की रक्षा का भार सौंपकर प्रताप स्वयं कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं। लेकिन शाहबाज उदय सिंह सोनगरा और राव भान को मारकर कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसे इतिहास में केवल एक बार ही जीता जा सका था। इसी शाहबाज खां ने मेवाड़ में लगभग अपने 50 मुगल थानों की स्थापना भी की थी। और इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद, कौन से दुर्ग पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद शाहबाज खां ने यहाँ का जो प्रशासक है वह किसको बना दिया था? गाजी खां को बना दिया था। किसको बना दिया था? गाजी खां को बना दिया था। तो ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर भारी सेना के साथ स्वयं शाहबाज खां ने आक्रमण किया और प्रताप उदय सिंह सोनगरा को किले की रक्षा का भार सौंपकर कहां चला गया? पहाड़ों में चला गया। उसके बाद शाहबाज खां ने इस दुर्ग को जीत लिया था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और इस समय एक व्यक्ति आया था मारवाड़ से, जिसका नाम था राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन का जन्म 1541 में हुआ है। ये कहां का शासक था? मारवाड़ का शासक था। प्रश्न आता है
कि महाराणा प्रताप के दूसरे व औपचारिक राज्याभिषेक के समय मारवाड़ का कौन सा शासक आया था? रावचंद्र सेन आया था, जिसे इतिहास में भूला बिसरा नायक कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। दे फॉरगेट इन रो राजस्थान कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक उसी प्रकार से प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां सबसे पहले आक्रमण करता है और इस दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। फिर प्रताप कहाँ चला जाता है? पहाड़ों में चला जाता है। तो शाहबाज खां का दूसरा आक्रमण प्रताप के विरुद्ध कहाँ होता है? पहाड़ों पर होता है। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। किसको? शाहबाज खां को। और तीसरा आक्रमण भी प्रताप के विरुद्ध कहाँ होता है? पहाड़ों पर ही होता है, किंतु शाहबाज खां को सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मुगल सेना को पहाड़ों में लड़ने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। इसके अलावा आपको इतना भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के साथ संघर्ष किया था। किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के साथ संघर्ष किया था? तो कोई आपसे सबसे पहले पूछे कि शाहबाज खां का मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण हुआ? 3 बार। पहला 15 अक्टूबर 1577 किस पर अधिकार किया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। दूसरा 15 दिसंबर 1578 प्रताप के विरुद्ध पहाड़ों में, लेकिन सफलता नहीं मिली। और तीसरा भी 15 नवंबर 1579 पहाड़ों में, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब क्या होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में ही प्रताप एक प्रतिज्ञा लेकर निकलता है कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक ना राजमहलों में रहूंगा, ना पलंग पर सोऊंगा, ना बिस्तर पर सोऊंगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलने के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाती है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलने के बाद प्रताप जंगलों में चला जाता है। लेकिन वहां पर एक दिन एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या थी? महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह के साथ बैठे हुए थे और अमर सिंह खाना खा रहे थे। उस समय एक जंगली बिलाव आता है और वह अमर सिंह के हाथ से रोटी छीनकर ले जाता है। तभी महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महाराणा प्रताप कहते हैं कि हरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। यानी हिमालय का सा जीवन व्यतीत करने वाला, हिमालय का सा सीना रखने वाला प्रताप था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि आज मेरी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज मेरे पुत्र के हाथ से एक बिलाव भी रोटी को छीन कर जा रहा है, वरना किसी की क्या मजाल कि वह मेरे पुत्र के हाथ से रोटी छीन ले। तब महाराणा प्रताप ने कहा था कि हरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। तू लड़्यो घणो तू सयो घणो, तू लड़्यो घणो तू सयो घणो, मेवाड़ी लाज बचावन ने तू पाछ नहीं राखी, तू पाछ नहीं राखी रण में। ध्यान रखना है, तू पाछ नहीं राखी रण में, बेरा रो खून बहावन में, यानी दुश्मना रो खून बहावन में मैं पीछे को नहीं हट्यो, लेकिन आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तभी उस समय महाराणा प्रताप पता है कौन से गांव में थे? एक गांव था जिसका नाम था चूलिया नामक गांव। क्या नाम था? चूलिया। अब आपसे कोई पूछे कि ये चूलिया कहाँ है? चूलिया पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। तो इस चूलिया नामक गांव में महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे। और ये चूलिया गांव कहाँ पड़ता है?
चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ध्यान रखना है, कौन सा गांव है? चूलिया। कौन सा गांव है? चूलिया। यहां पर महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे और ये महाराणा प्रताप यहां जब ठहरे हुए थे तो उस समय पाली के दो व्यक्ति जिसमें एक का नाम था बामाशाह है। क्या नाम था? बामाशाह है। और दूसरे का नाम था ताराचंद। ये दोनों व्यक्ति प्रताप से मिलने के लिए कहां आते हैं? चूलिया में आते हैं। किंतु इससे पहले एक घटना और घटित होती है। जब शाहबाज खां तीसरी बार प्रताप पर आक्रमण करते हैं तब प्रताप यहां से सीधे जाते हैं कहां? आबू जाते हैं। कहां चले जाते हैं? आबू चले जाते हैं। और आबू जाकर आबू के शासक राव दुल्ला के पास शरण लेते हैं, जहां पर राव दुल्ला की जो पुत्री थी उसके साथ ही विवाह करते हैं और राव दुल्ला को राणा की उपाधि देते हैं, यानी राणा लगाने की इजाजत दे देते हैं। कौन है? प्रताप। तो अब ध्यान देना है, हमें क्या करना है? चूलिया में प्रताप ठहरे हुए थे, आबू के बाद चूलिया जाते हैं और बामाशाह और ताराचंद दोनों मिलने के लिए किसके पास आते हैं? किसके पास आते हैं? प्रताप के पास आते हैं। देखो प्रताप कहाँ ठहरे हुए थे? चूलिया गांव में ठहरे हुए थे। और चूलिया कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में था। अब देखो ध्यान देना है, यहां से पाली से कौन गए? बामाशाह है और उसका भाई ताराचंद। ये दोनों किसके पास गए? प्रताप के पास गए और प्रताप को 25 लाख रुपये और 2000 सोने की असरफियां यानी 2000 सोने के सिक्के दिए। किसने? बामाशाह और ताराचंद ने। किसको? प्रताप को, जिससे प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था और दिवेर के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। इतिहासकारों के अनुसार यह कहा जाता है कि यह राशि इतनी अधिक थी कि महाराणा प्रताप अपने 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक रख सकते थे। यानी इतनी सहायता किसने की थी? बामाशाह और ताराचंद ने। और ये सहायता करने के बाद प्रताप ने बामाशाह को अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब सवाल ये उठता कि बामाशाह से पहले महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री कौन था? बामाशाह से पहले महाराणा प्रताप का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था रामा महासहानी। अब प्रताप ने उसे तो प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और किसे बना दिया? बामाशाह को प्रधानमंत्री बना दिया था। उसके बाद से आज कोई भी व्यक्ति दान करता है तो उसे बामाशाह ही कहा जाता है। मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा बामाशाह पुरस्कार है, वह भी इसी बामाशाह के नाम पर दिया जाता है। इस बामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसी बामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का कर्ण कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों इस प्रकार से बामाशाह और ताराचंद के द्वारा प्रताप की सहायता की जाती है। उसके बाद भी कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।